आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरन सम्राट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ दशकों में भाषा का इस्तेमाल भारत को बांटने के साधन के रूप में किया गया। वे इसे तोड़ नहीं पाए, लेकिन प्रयास किए गए। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भाषाएं भारत को एकजुट करने का सशक्त माध्यम बने। इसके लिए राजभाषा विभाग काम करेगा। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नींव रखी जा रही है, उससे 2047 में एक महान भारत का निर्माण होगा और महान भारत के निर्माण की राह पर हम अपनी भारतीय भाषाओं का विकास करेंगे, उन्हें समृद्ध बनाएंगे, उनकी उपयोगिता बढ़ाएंगे। एक प्रकार से 50 साल की यात्रा का विहंग अवलोकन का भी दिन है और आने वाले 50 साल का एक प्रकार से पथ रास्ता तय करने का भी दिन है। भारतीय राजभाषा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में हमारे अनुभाग, भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से भारतीय भाषाओं को किशोरों की और युवाओं की भाषा बनाएंगे। हमारे किशोर और युवा भारतीय भाषा का उपयोग बढ़ाए, इसके लिए ये विभाग काम करेगा। भारतीय भाषाओं को न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार में भी भारतीय भाषाओं का सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए हम राज्यों का संपर्क भी करेंगे, उनको समझाने का और मनाने का प्रयास भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विगत कुछ दशकों में भाषा को, भारत को तोड़ने का एक जरिया बनाया गया था, तोड़ नहीं पाए हैं, मगर प्रयास जरूर हुआ था। हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भाषाएं भारत को जोड़ने का सशक्त माध्यम बने, इसके लिए राजभाषा विभाग काम करेगा। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जो नींव डल रही है, वो नींव 2047 में एक महान भारत की रचना करेगी और महान भारत की रचना के मार्ग में हमारी भारतीय भाषाओं को उन्नत बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, इसकी उपयोगिता बढ़ाएंगे और भाषाओं के माध्यम से हमारा समाज जीवन का आत्मगौरव पुनः प्रस्थापित कर हम महान भारत की रचना दिशा में अग्रसर होंगे। एक प्रकार से 50 साल की यात्रा का विहंग अवलोकन का भी दिन है और आने वाले 50 साल का एक प्रकार से पथ रास्ता तय करने का भी दिन है। भारतीय राजभाषा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में हमारे अनुभाग, भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से भारतीय भाषाओं को किशोरों की और युवाओं की भाषा बनाएंगे। हमारे किशोर और युवा भारतीय भाषा का उपयोग बढ़ाए, इसके लिए ये विभाग काम करेगा। भारतीय भाषाओं को न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार में भी भारतीय भाषाओं का सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए हम राज्यों का संपर्क भी करेंगे, उनको समझाने का और मनाने का प्रयास भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विगत कुछ दशकों में भाषा को, भारत को तोड़ने का एक जरिया बनाया गया था, तोड़ नहीं पाए हैं, मगर प्रयास जरूर हुआ था। हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भाषाएं भारत को जोड़ने का सशक्त माध्यम बने, इसके लिए राजभाषा विभाग काम करेगा। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जो नींव डल रही है, वो नींव 2047 में एक महान भारत की रचना करेगी और महान भारत की रचना के मार्ग में हमारी भारतीय भाषाओं को उन्नत बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, इसकी उपयोगिता बढ़ाएंगे और भाषाओं के माध्यम से
हमारा समाज जीवन का आत्मगौरव पुनः प्रस्थापित कर हम महान भारत की रचना की दिशा में अग्रसर होंगे। एक प्रकार से 50 साल की यात्रा का विहंगावलोकन का भी दिन है और आने वाले 50 साल का एक प्रकार से पथ रास्ता तय करने का भी दिन है। भारतीय राजभाषा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में हमारे आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि रथ यात्रा आयोजित करना किसी सरकार का काम नहीं है। जगन्नाथपुरी अलग है और वहां ऐसा होता है, लेकिन ममता बनर्जी हिंदू वोट बैंक को विभाजित करने के लिए ऐसा कर रही है। ममता बनर्जी को लगता है कि जिस तरह से हिंदू वोट उनसे दूर जा रहे हैं, उनका शासन खत्म हो जाएगा। वह अपना शासन बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। यह सब राजनीति है। ममता बनर्जी ने भगवान जगन्नाथ का राजनीतिकरण किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा स्टैंड यह है कि बीजेपी जहां भी होगी वहां रथ यात्रा में भाग लेगी। कि काम रथ यात्रा कराना नहीं होता, जगन्नाथपुरी का अलग विषय है, तो वहाँ पे उस तरीके से होता है, सरकार पीछे रहता है। लेकिन ममता बनर्जी हिंदू वोट को बांटने के लिए, जो 5 से 10% हिंदू हैं, जिनको ममता बनर्जी हर बार मूर्ख बनाकर, धोखा देकर वोट ले लेते हैं। जैसे रामायण में हुआ था, रावण भी भगवा पहन के आया था ना, माँ सीता ने समझ लिया कि साधु है, गलती कर बैठे। उसी तरह पश्चिम बंगाल के कुछ हिंदू जो गलती पर बैठे हैं ममता बनर्जी के मंदिर को देखकर, और ममता बनर्जी उसी गलती का नाजायज लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू वोट अगर ममता बनर्जी से जिस तरीके से दूर जा रहा है, कालीगंज इलेक्शन में भी 74% हिंदू वोट बीजेपी को मिला, तो इस तरीके से अगर चला तो ममता बनर्जी की राजपाट जाने वाली है, और राजपाट के लिए कुछ भी कर सकती है। ये पूरा पॉलिटिकल है। जगन्नाथ प्रभु को ही पॉलिटिसाइज कर दिया ममता बनर्जी ने, जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने प्रभु जगन्नाथ को पॉलिटिसाइज कर दिया। खिलाफ भी तो यही आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी हिंदुओं को लेकर राजनीति कर रहा है, रथ यात्रा को लेकर राजनीति कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी भी कोलकाता में नहीं, हमारा स्टैंड तो क्लियर है। बीजेपी जहां रहेगी रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करेगी, तो विरोधी दलों नेता हमारे एलओपी जहां रहेंगे वहां पे वो पार्टिसिपेट करेंगे। मैं भी कहीं ना कहीं रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करूंगा। वी आर ए प्राउड हिंदू, हमें कोई शर्म नहीं है छुपने। हम हिंदू है और हिंदू उत्सव पर, हिंदू त्योहारों पर, हिंदू पूजा पर हम पार्टिसिपेट करते हैं एज ए कॉमन हिंदू। सीएसबी कह रही कि ये मंदिर नहीं, ये कल्चरल हेरिटेज है। सीएसबी कल्चरल सेंटर, हाँ, कल्चरल सेंटर ही तो है, हम ही तो वही बोल रहे हैं। इट इज ए कल्चरल सेंटर, उसमें तो पूजा नहीं हो सकता। कल्चरल सेंटर में पूजा कैसे हो सकता है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इसे लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, इसे किसी पार्टी से न जोड़ें। लोकतंत्र को बचाना हर भारतीय का कर्तव्य है। 1975 की बात कर रहे हैं तो 1975 में 25 जून की रात को देश पर आपातकाल थोपा गया था। आपातकाल का सबसे बड़ा असर मीडिया पर पड़ा, और उन्होंने कहा कि हम इसके 50 साल होने पर एक प्रतिबद्धता के साथ इसलिए जा रहे हैं कि देश में ऐसा काला दिन फिर ना आए, इसलिए हम इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। कल कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, ये हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो इसको किसी एक पार्टी से जोड़ के ना देखें। लोकतंत्र को बचाना हर एक भारतीय का जिम्मेदारी है। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला को घोंट दिया गया।
इसलिए जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं तो ज्यादा मुझे उजागर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप भले भांति इसको जानते हैं। आज हम जब 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लागू किए, इसका हम विशेष रूप से जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। इसलिए इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कैबिनेट ने इसलिए पास किया कि कैबिनेट देश को संचालित करने का जिम्मेदारी है, और देश का कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया इसको जन जन तक ले जाना हमारा दायित्व है। इसलिए हिमाचल प्रदेश ये देवभूमि है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, इतने अच्छे लोग हैं, और यहाँ अच्छे वातावरण में लोकतंत्र फले फले और देश भर में शिमला से, हिमाचल से अच्छा मैसेज जाए, ये भी मेरा मन में इच्छा है। इसलिए शिमला एक जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश का इन्होंने समर कैपिटल बनाया था। तो मैं पिछली बार जब यहाँ आए थे तो मैंने देखा कि कौन से कमरे में वो वाइस रॉय गवर्नर जनरल बैठ करके वो खिड़की से पूरा हिंदुस्तान को देखता था और संचालित करते थे, वो मैंने देखा है। इसलिए शिमला में आपसे मिल करके ये बात बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब इमरजेंसी लागू हुआ तो हमारे देश के जितने भी बड़े नेता थे सबको तो जेल में डाल दिया। आम आदमी का जो फ्रीडम है, संवैधानिक अधिकार है, सब समाप्त कर दिया गया। एक परिवार देश से ऊपर बन गया, और जब एक परिवार, एक व्यक्ति देश और संविधान से ऊपर हो जाता है तो फिर लोकतंत्र मर जाता है। इसलिए इसको 50 साल पहले का घटना करके भूलना नहीं है, बल्कि इसका याद को और ताजा करके लोगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी तक बताना चाहिए कि ऐसा हिम्मत कोई नेता, कोई भारत का नागरिक दोबारा ना करे। संविधान का हत्या, संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का जो जरूरत की कभी ना हो, ये हम सबका जिम्मेदारी है। मैं विस्तृत बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा है कि जो कांग्रेस संविधान की हत्या कर सकती है वह लोकतंत्र में कैसे विश्वास कर सकती है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें न तो लोकतांत्रिक संस्कृति के बारे में पता है और न ही देश की संस्कृति के बारे में। देखिए, अभी कल ही 25 जून था। जो कांग्रेस संविधान की हत्या कर सकती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कैसे कर सकती है। ये देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जिसकी सरकार हो वो दूसरे पार्टी के लोगों को भी चुनो। अब इससे इतना बुरा मान चुके हैं वो लोग कि आपस में लड़ाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद लगता है कि उनको न तो देश की संस्कृति का पता है, न लोकतांत्रिक संस्कृति का पता है और न ही देश का कल्याण कैसे होगा, देश का गौरव कैसे बढ़े, इसके प्रयास का पता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग पिछले 9 सालों में जीरो टॉलरेंस, न्याय दिलाने, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उनकी सरकार में ही महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अगर दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो वह उत्तर प्रदेश में है। मनोबल वहीं से बढ़ता है, सरकार से बढ़ाया जाता है। जो मनोबल है वो सरकार से ही बढ़ाया जाता है। इसीलिए समय समय पर हम लोग सुनते हैं और अखबारों में पढ़ने को मिलता है, पार्टी के संगठन के माध्यम से जानकारी होती है कि कितना अन्याय जमीन पर हो रहा है। अगर कोई बारात लेकर के निकलना चाहता है, दूल्हा घोड़े पे बैठ करके जाना चाहता है, अगर कोई नई शादी में चप्पल पहन करके किसी घर के सामने से निकलता है, तो अन्याय की सब सीमा लांघ जाते हैं। और लगातार 9 सालों में जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, न्याय देने की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे,
उन्हीं की सरकार में महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार ने मैया सम्मान के नाम पर वोट लेकर चुनाव के दौरान महिलाओं को धोखा दिया, चुनाव के दौरान कुछ लोगों को भेजा, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की संख्या भी कम हो रही है। अब महिलाएं हर जगह चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि उन्हें चुनाव के नाम पर धोखा दिया गया। देखिए, सरकार के द्वारा जिस तरह से चुनाव के समय महिलाओं को मैया सम्मान के नाम पर उनको ठगने का उनका वोट लेने का काम उनके द्वारा हुआ, आज हम लोग देखते हैं कि लगातार चुनाव के समय उन्होंने कुछ भेजा, अब धीरे धीरे लोगों की संख्या घट रही है। अब महिलाएं हर जगह वो चक्कर लगा रही हैं, चाहे वो ब्लॉक में जाती हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यानी चुनाव के नाम पे इन्होंने ठगने का काम किया। और आज अब की महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें सशक्त बनाया जाए, लेकिन ये सरकार जो इस सरकार के जो कार्यकलाप है बिल्कुल सही नहीं है। और आज यहाँ के लोग ठगासा महसूस करते हैं कि राज्य के विकास के लिए, राज्य के हित के लिए इनके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। ये निजी स्वार्थ के लिए और वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये काम करते हैं। रांची में एफएपी बिल्डिंग के पास एचईसी मजदूर संगठन एकजुट हुए और घंटों नारे लगाते दिखे। एचईसी प्रबंधक का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि एचईसी में बाहरी ठेकेदार नहीं चलेगा। वहीं मजदूरों ने कहा है कि सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक एचईसी प्रबंधक ने काम करवाया और अब उन्हें कहा जा रहा है कि काम नहीं करवाए हैं। इसी को लेकर मजदूर संगठनों ने जमकर प्रबंधक के खिलाफ नारे लगाए। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय प्रदर्शन किया। इस दौरान राकेश रोशन ने कहा कि गरीबों को पर्चा तो दे दिया है, लेकिन आज तक उसे ज़मीन पर दखल कब्जा नहीं दिलाया गया है, जिसको लेकर आज हम लोग गरीबों के लिए, हक के लिए लड़ाई तेज कर दिए हैं। इतना ही नहीं, किसानों के बोरिंग तक बिजली पहुँचाने को कहा था, लेकिन आज तक बिजली आपूर्ति नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए और नीतीश कुमार का असली चेहरा जनता के सामने दिखाने के लिए हम लोगों ने घेराव किया है। बिहार सरकार के जो फैसले हैं उसको सर जमीन पर नहीं उतारा जा रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। सरकार ने कहा था कि हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन देंगे और जिसको जमीन का पर्चा मिला है उसको जमीन पर कब्जा दिलाएंगे, और जो जमीन पर कब्जा है उसको हम लोग पर्चा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति है नीतीश कुमार के गृह जिला के नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड में कि यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 हजार गृहविहीन की सूची है हमारे पास, जिसको सरकार के घोषणा के बाद भी आज तक जमीन नहीं मिला, और जिसको पर्चा मिला है उसको जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया है, और जो सालों साल से जमीन काबिज है उसको पर्चा नहीं मिला। तो ये हमारी पहली मांग है कि पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिला और जो भूमिहीन है उसको जमीन का पर्चा दे करके जमीन पर बसाओ। दूसरी हमारी मांग है, नीतीश बाबू घोषणा किए थे कि इस मानसून के पहले हर किसान के खेत तक बिजली का तार और पोल हम पहुंचाएंगे, हर खेत पानी के योजना के तहत। लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस्लामपुर और एकंदर दोनों प्रखंड में मात्र 40% किसानों को खेत तक बिजली और तार पहुंचाया गया है, और ये सूची हमारा बनाया हुआ नहीं है, सरकारी पदाधिकारी का बनाया हुआ सूची है। और कल परसों एकंदर में बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि हम असमर्थ हैं, हम नहीं दे सकते हैं इस मानसून। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले दीघा में भगवान जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया है।
सीधी रथ यात्रा है। कल की बात उन्होंने की है, सीधी रथ यात्रा है और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 1 किलोमीटर के मार्ग पर रथ यात्रा निकाली जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि दोपहर 2:30 बजे आरती की जाएगी। इसके लिए हमारी मंत्री स्तरीय टीम यहाँ पहुँच चुकी है। हमारा तैयार हुआ है, वो हमारा जगन्नाथ धाम बहुत बड़ा अभी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो गया है। कल तो हमारा सोजा रथ है, इसके लिए वो रथ यात्रा में सिस्टम है कि जगन्नाथ देव, बलराम, सुभद्रा वो जाते हैं, मासिर का घर जाता है, तो इधर से जाएंगे। सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा जो पुरोहित लोगों ने करेंगे और रथ यात्रा जो है सकाल 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 किलोमीटर, पौने 1 किलोमीटर का रास्ता है, इसी के लिए हम लोग पूरा सब मिलके, हमारा पूरा मिनिस्ट्रियल एक टीम आया, हमारा ऑफिसर्स का पूरा टीम आया, पुलिस का टीम आया, जो इस्कॉन एवं माशीरबाड़ी जो हमारा जो टीम है वो भी सब आया। वो लोग सब तैयार कर लेंगे और हम 4 बजे तक यात्रा समापन करेंगे। और आरती जो होगा वो 2-2:30 बजे होगा, 2 बजे से होगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।